वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, कल हमने बजट के मामले पर हल्की फुल्की बात की थी और उस वक्त बजट चल रहा था, उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो अधूरी हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी केक के शेयर की बात की, वही जो आप अक्सर करते हैं। अलबत्ता उन्होंने इसको 4 भाइयों के दरमियान तकसीम से तशबीह दे दी कि रोटियां हैं इतनी और भाई हैं इतने, तो फिर आज इतना खाएं तो कल को जब तरक्की करेगा ज़्यादा भी खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम बजट को देखते हैं, वो कहते हैं ना, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, तो बजट को देखते हैं तो हम इसमें ये सोचने लग जाते हैं कि इसमें एलीट को क्या मिला, उस तबके के लिए इसमें क्या क्या मराहत है या उन्हें कहाँ कहाँ रिलीफ दिया गया है, और एक गरीब आदमी के लिए क्या है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस बजट के। अच्छा, ये गरीब और अमीर वाला तो एक खाता है ना। हाँ। एक और खाता भी है ना कि अमीरों के अंदर भी मुख्तलिफ तबकात हैं। हाँ। और गरीब गरीबी है जी, वो बेचारा वही का वही। हाँ। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि अमीरों सरमायादारों को जी जो है वो क्या मिला है जी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो पहली बात तो ये है कि जो सुपर टैक्स लगाया हुआ था वो सरमायादारों के ऊपर जिनकी इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा है जी, वो जो है उसके ऊपर सुपर टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया। अच्छा। हाँ, पहले 10% था, अब 8% कर दिया। तो ये उनको फ़ायदा हो गया अमीरों को। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये ज़्यादातर ये अप्लाई करेगा आपकी सीमेंट इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल को, फार्मास को। इन सब की टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा होती है। अच्छा। इनकम जो होती है। अच्छा। तो जाहिर है इनके ऊपर 10% लगता था सुपर टैक्स, वो अब 8% हो गया। अच्छा। तो इनको 2% का फ़ायदा हो गया। अब इनके लिए 2% बहुत बड़ी रकम है ना, जबकि आप अरबों की बात करते हैं तो 2% अरबों के तो करोड़ों में निकलते हैं ना। एनीवे, इनको फ़ायदा हो गया। इसी तरीके के साथ जो कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री है जी, बहुत बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ, तो आपको पता ही है। हाँ, उनको बहुत से फ़ायदे मिले हैं, टैक्स रिलीफ मिली है। आईटी वालों को मिली है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। उनका जो एक्सपोर्ट टैक्स था सिर्फ 0.25, उसको बढ़ाया नहीं, उन्होंने छोड़ दिया वैसे, और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। और जो एक्सपोर्ट टैक्स था वो 2% से 1.25 कर दिया, वो भी गिरा दिया है। इसी तरीके के साथ जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी आपको लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर, उसको एक्सटेंड कर दिया। जो अमीरों के लिए जो इंपोर्ट्स हो रही हैं, जिसके अंदर बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये वो एक्सटेंड हो गई हैं। कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए सरमायादारों के ऊपर। और इसी तरीके के साथ जो पहले वो डिविडेंड वगैरह जो सब कुछ होते थे वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। तो जाहिर है सरमायादार तबका जो है वो खुश होगा। अच्छा। कि कोई नए टैक्सेस उनके ऊपर नहीं लगे और जो कुछ थे उनको कम कर दिया गया। बाकी आइए आप ज़मींदार। अब ज़मींदार जो हैं, वहाँ पहले ये होता था कि आपकी जो इनकम थी ना एग्रीकल्चर से, हाँ, उसके ऊपर छोटा मोटा वो टैक्स लगता था। उसको वो कहते थे डीम्ड इनकम, कि अगर आपकी खुद ही ITO फैसला कर लेता था कि आपकी इनकम कितनी होगी, उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे। तो वो जो सेक्शन ही है ना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसको ही ख़त्म कर दिया। ये डीम्ड इनकम वाली बात ही ख़त्म कर दी है। ये ज़ाहिर है ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। अच्छा। लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। इसी तरीके के साथ जो पहले जब आप प्रॉपर्टी को ख़रीदने जाते थे तो वो उस वक़्त एडवांस टैक्स लगता था, वो भी उन्होंने कम कर दिया। अच्छा, इसी तरीके के साथ कैपिटल वैल्यू टैक्स होता था, वो फॉरेन एसेट्स के ऊपर जी। आपके पास अगर कोई पैसा बाहर पड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई फॉरेन टैक्स लगता था, वेल्थ टैक्सेस, वो भी ख़त्म कर दिया। ऐश करो। ठीक है जी। अब तो ये भी इनके लिए भी मज़े आ गए। और एग्रीकल्चर के ऊपर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए उन्होंने। ठीक। अभी शोर पड़ा हुआ ना जी, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगता, तो कोई टैक्स नहीं लगाया उन्होंने। अब आइए प्रोफेशनल मिडिल क्लासेस। ये ज़्यादातर सैलरीड क्लासेस हैं। इनके लिए जो दरमियान से ऊपर जो वाले उनके लिए स्लैब्स जो है वो बेहतर हो गए, डिज़ाइन कर दिए वो डिज़ाइन कर दिए। उनके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10% तक वो कम टैक्स देंगे अब, जो ज़्यादातर बहुत अमीर लोग हैं। मतलब है कि अगर आप 15 लाख रुपए महीने से ज़्यादा आपकी तनख्वाह है या आमदन है, तो उसके ऊपर जो पहले टैक्स है उससे कम कर दिया। तो जो ऑब्वियसली अमीर लोग हैं ना, तो उनके ऊपर और उनको फैसिलिटी मिल गई है। तो बाकी जो है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, वहाँ भी पेंशन्स को बढ़ा दिया गया है, 7-1% पेंशन बढ़ा दी है। इसी तरीके के साथ ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी के लिए
वो अगेन सैलरी 7% बढ़ा दी हैं। फिर वेज लेबर, मजदूर, कम से कम उजरत उसके लिए बढ़ा दिए, वो ये है जी 40 कर दिए। हाँ, वो पहले जो मिनिमम वेज थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया। ये हर साल करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल मिनिमम वेज जिसे कहते हैं। मगर अफसोस इस बात का कि आमतौर पे ये अप्लाई नहीं करती। कानून के मुताबिक अगर आपने किसी को भी हायर किया है तो कम से कम उसको 37,000 थी, 37,000 थी, उसको अब बढ़ा दिया 40,000 कर दिया हाँ, गया। 40 हो गया, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। 40,000 से ज़्यादा। हाँ। तो ये है, और इन्फ्लेशन के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो कोई 7-8-9% बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जो है वो अमीर को तो नहीं तकलीफ देती, गरीब को ही तकलीफ देती है। तो ये मोटी मोटी बात है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जाहिर है, उसके अंदर पेंशन बढ़ गई हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, वो नहीं कम हुई। तो ये अच्छी चीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ा दिया थोड़ा बहुत, अब अच्छी बात है। ये जो डिजिटल इकोनॉमी, हम पहले भी शो में डिस्कस कर चुके हैं, जब ये आइडिया सामने आया था कि उस पर टैक्स लगाया जाए और आपने इसको खुशाइंद करार दिया था। तो 5% विद होल्डिंग टैक्स उस पर लगाया गया है, जो सोशल मीडिया से आप कमाई करेंगे। इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत सारे लोग तो हैं, सोशल मीडिया की अर्निंग्स जो हैं जी, वो पाकिस्तान लाते ही नहीं हैं। हाँ, ये उन्होंने दुबई में अकाउंट्स खोले हुए हैं या यूके में अकाउंट्स खोले हुए हैं, और सारे जो अर्निंग्स आती है वहीं चले जाती है। अच्छा। वो तो डिक्लेयर ही नहीं करते। यहाँ तो ये है कि जो बंदा लाएगा पाकिस्तान, तो बैंक में जब आएगी तो बैंक वहीं से 5% काट लेगा। अच्छा। तो पहले भी वो नहीं लाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। इसके बाद और ये दायरे में लाना पड़ेगा, फिर कुछ कवानीन इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। क्या कवानीन इंट्रोड्यूस करने? आप इनकम है, आप दिखा नहीं रहे हैं, कानून तो है, कानून तो है ना कि आप इसका मतलब है छुपा रहे हैं, तो पकड़े जाएंगे, तो फिर वो आ जाएंगे, आसमान गिराएंगे आपके ऊपर। हाँ। मगर लोग जो है उन्होंने बाहर अकाउंट खोले में, कौन जाके पता करेगा कितने पैसे किसके आ रहे हैं वहाँ। अभी हम सुनते हैं कुछ ऐसे वीलॉगर्स हैं जो बड़े पीटीआई वाले, स्पेशली जो लंबे लंबे चौड़े पैसे कमा रहे हैं, उनको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके सारे पैसे बाहर ही हैं। और वो बता भी नहीं रहे हैं कि उनको कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, और इनको पता भी नहीं है कितने उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, सो इसकी आपने अमीरों के लिए तो बता दिया कि उनको कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है, उन तबकात का भी जिक्र कर दिया। तो गरीब के लिए इसमें आपको क्या नज़र आया? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया, सिवाय जैसे मैंने आपसे कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ा दिया है थोड़ा सा, ठीक, और इसी तरीके के साथ मिनिमम वेज बढ़ा दिए, और क्या किया है? इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई मुझे दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया। हेल्थ के और एजुकेशन या तो होता ना कि बजट के अंदर मेजर इंक्रीज की जाती है हेल्थ की, एजुकेशन की, मेजर इंक्रीज तो हुई नहीं। और अभी तक तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट अपने पास लाना चाह रही है। अभी तो ये भी तो 28th अमेंडमेंट की ये बात हो रही है ना कि ये एजुकेशन और हेल्थ को वापस लाया जाए सेंटर में। अच्छा सेठ साहब, अगर रेवेन्यू टारगेट्स जो दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल भी डेफिसिट था उसमें, अब की बार भी ऐसा टारगेट रखा गया जो लोग कह रहे हैं कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि ऐसी रिफॉर्म्स क्या करने जा रहे हैं जो पहले नहीं की गई, और अब आप ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। एट द सेम टाइम जो सूबों से इन्होंने सपोर्ट मांगी है फिल करने के लिए गैप को, अगर वो नहीं हो पाता उस तरह से, तो क्या कोई मिनी बजट भी आगे आएगा आपको? मिनी बजट तो हमेशा आते हैं, और फिर ये अभी भी आएंगे, इसको रूल आउट ना करें आप, मिनी बजट्स आएंगे। देखिए, ये तेल वाली सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल है इस वक्त। तो अभी तो इन्होंने जो कुछ प्रोजेक्शंस की हैं वो तो इस बेसिस पे की हैं कि तेल की कीमत फिर गिर जाएगी, 60-70 डॉलर पर बैरल आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो अगर वो नहीं होता और अगर 3 महीने और ऐसे ही चलता है तो फिर मिनी बजट फिर आना पड़ेगा ना। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम तेल की कीमतें गिरा रहे हैं थोड़ी बहुत, अभी देखा आपने उन्होंने गिराई है 4 रुपए जी पेट्रोल पे कम हुए। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला। ये पेट्रोलियम लेवी का टारगेट जो उन्होंने 1.68 ट्रिलियन रखा, यानी वो तो टैक्स, असली चीज़ तो पेट्रोलियम लेवी है ना। अब पेट्रोलियम लेवी को ये ख़त्म करें या कम करें तो फिर रिलीफ मिलेगी। अभी उसके ऊपर कोई इन्होंने टारगेट रख दिया, टारगेट रखा है। क्या रखा है? इतना लंबा चौड़ा 1.68 ट्रिलियन। तो आप सोच रहे हैं, तो ये सारा जो है ना, ये तो बोझ है ना आवाम के ऊपर। तो ये अब इसके ऊपर ये हो सकता है कि आगे जाके तेल सस्ता हो जाए और ये पेट्रोलियम लेवी किसी मिनी बजट के अंदर और रिलीफ दे दें, मगर अभी वो स्टेज नहीं आई। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। मगर जो मेरा मेन पॉइंट है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि सारी की सारी तवज्जो जो है वो हो रही है कि पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाए। जाहिर है कि IMF कहता है जी खसारा जो है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफ GDP। ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि सारा का सारा फोकस है पैसे इकट्ठे किए जाए। पहले ये था कि जो दे रहे हैं उनके ऊपर और बोझ डाला जाए।
इस दफ़ा ये नहीं है कि उनके ऊपर ऑर्डर आ जाए। इस वक्त कोशिश यही है कि जी और लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। इसके अंदर आप ये सबसे बड़ा जो छिक्का मारा इन्होंने अपनी तरफ से, और मेरा ख्याल है कि बाउंड्री पे कैच आउट हो जाएंगे, वो ये है कि जी हमने कह दिया कि जी 1% आप फिक्स टैक्स दे देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने कॉलम में उसको अच्छा, बता ट्रेडर्स दिया देने, है अब ट्रेडर्स देते हैं नहीं देते, कोई दे देगा कोई नहीं देगा, तो क्या इससे कितने पैसे इकट्ठे कर लेंगे आई डोंट नो। बजट में इन्होंने कितना लिखा है, 50-60 अरब रुपए लिखा होगा, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये कोई रिफॉर्म नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं है। मगर जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लोग इसलिए चीखते क्यों हैं कि आप सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं हम, हाँ। मगर क्या आप हमें बिजली देते हैं, क्या हमें पेट्रोल देते हैं सस्ता, बिजली देते हैं सस्ता, गैस देते हैं सस्ता, क्या आप डेवलपमेंट ऐसी करते हैं जिसके साथ सबका फायदा हो, शहरों की और देहातों की और ये वो नहीं। तो ये पैसे फिर जाते कहाँ हैं? हमें ये कहा जाता है कि ये डिफेंस ले जाती है, जो कि हमें कहा जाता है कि ज़रूरी है और हम समझते हैं ज़रूरी है, मगर फिर ये कहा जाता है कि वो कर्जे लिए हमें, उसके सूद देना, हमने कर्जे भी वापस करने हैं। हम कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। हमें याद नहीं दिलाते कि ये हम ही ने कर्जे लिए थे पहले जी। और वही कर्जे और ऊपर चढ़ गए और हर दफ़ा हम लेते हैं और जो अगली जनरेशन आती है उसके खाते में डाल देते हैं। इसलिए हर बजट जो है वो टफर पे टफर होता जाता है, बिकॉज आप जो कर्जे लेते हैं उसके साथ आपकी डेट जो है, जो कर्जे लिए हैं वो कम नहीं होते। या तो ना आप कर्जा लें, उसको इन्वेस्ट करें ऐसी चीज़ में जहाँ 100 रुपये इन्वेस्ट किया 200 रुपये मिल गए, फिर आपकी 100 रुपया जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है आपने अपने कर्जे उतारे, तो टोटल डेट प्रोफाइल गिरती जाए। वो तो हो नहीं रहा है, डेट प्रोफाइल तो बढ़ती जा रही है, ये तो ग्रोथ से होगा। अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है, मेरा सवाल कि पाजी तुसी रेवेन्यू के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है, एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने फोकस नहीं किया। हाँ। आप जो खर्चे करते हैं वो क्यों नहीं कम कर सकते जी? ऑस्टेरिटी ड्राइव के आप दावे करते हैं, आप दावे करते हैं, तो ऑस्टेरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप 2 महीने के लिए तनख्वाह ना लें। बड़े बड़े तीर मारे आप, MNAs ने कहा जी हम तो 2 महीने के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे, ये नहीं ऑस्टेरिटी होती। ये इतनी यहाँ मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेशन काम हो रहा है, काम हो भी नहीं रहा है, मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, लंबे लंबे चौड़े वहाँ हमले बैठे हुए हैं। एक तो ये कि जो मिनिस्ट्रीज 8-10 मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आपको अरबों रुपए खर्चे जो आपके हो रहे हैं उन मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, वो कोई और मिनिस्ट्री के वाले आप कर दें, वो काम होते रहेंगे। 5 बंदों की ज़रूरत है एक मिनिस्ट्री चलाने के लिए, कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज है जहाँ काम ही कोई नहीं है, लंबे चौड़े हमले बैठे हुए हैं। तो एक तो ये कि मिनिस्ट्रीज़ को कम किया जाए। दूसरा ये है कि ये जो आप MNAs MPAs को पैसे देते हैं जी, वो खुदा के लिए कोई 1-2 साल के लिए बंद कर देंगे। ये आप ये उनकी जेबों में आप 100 अरब रुपया डाल देते हैं, उधर पंजाब गवर्नमेंट अपनी जेब में से डाल देती है, उधर से फेडरल गवर्नमेंट डाल देती है, सिंध। ये आपने ख़रीदो फरोख्त शुरू की हुई है। इनको खुश करने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ जो चाहे आप इनसे करवा लें, पैसे देते रहे इनको। ये कारोबार बना हुआ है, जमहूरियत इज़ नाउ बिकम अ कारोबार। लोग इलेक्शन जीत के पैसे खर्च करके पार्लियामेंट में आते हैं इसलिए नहीं कि वहाँ को अच्छी कानून साजी करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, नहीं, पैसे बनाएंगे, पैसे बनाने, नस्लें संवारेंगे अपनी, हाँ, सिफारिशें करेंगे, नौकरियाँ दिलवाएंगे और अपनी पावर को बढ़ाएंगे अपने, और पैसे बनाएंगे। पैसे बनते हैं PSDP से जी, जो कि फंड्स आ जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो इनकी जेबों में जाते हैं। तो मेरा ये फिर ये कि आपके पास इतने असासे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ज़मीनें पे ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कमर्शियल लैंड पड़ा हुआ है जो कि आपने फ्रीली दिया हुआ है अमीरों को। अब ये लोग बात करते हैं ना, मैं फिर बात करता हूँ, हमें GOR की क्या ज़रूरत है? ये कमर्शियल एरिया बन सकता है, आपने वहाँ 10-10 कनाल 12-12 कनाल के घर ब्यूरोक्रेट्स को दिए हुए, किस लिए? दुनिया में कहीं नहीं ऐसे होता जो आपने किया हुआ, ये अयाशी है जी। ये एक GOR जो है सारे पंजाब की बजट जो है उसको चला सकता है अगर ये आप सारी कमर्शलाइज कर दें। हाँ। इसी तरीके के साथ आपके गोल्फ कोर्स है, इसी तरीके के साथ मेयो गार्डन्स है, इसी तरीके के साथ ये सिविल सेक्रेटेरिएट है। आपने पता कितने अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अय्याशियाँ हो रही हैं वहाँ, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, इतने बड़े कमरे बने हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ घूम जाते हैं आप चले जाए ना किसी भी सेक्रेटरी के दफ्तर, मैं तो गया हूँ ना, मुझे पता है ना। तो मतलब ये बड़ी वैल्यूबल कमर्शियल ज़मीन है, आप क्यों नहीं, ये आपने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाई है गुलबर्ग के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हर जगह पर ये हो सकता है। वहाँ बिल्डिंग्स इतनी करोड़ों रुपए की, 50 करोड़ रुपए एक कनाल की ज़मीन हो गई है वहाँ बिल्डिंग्स बना दी है इन्होंने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, खाली पड़ी है।
आप उठाएं सारी सिविल सेक्रेटरी फेंके वहाँ, सब जगह पे वो किराए पे लें और वहाँ फेंक दें सबको। ये ज़मीन जो है यहाँ मुल्तान रोड के ऊपर इतनी वैल्यूबल ज़मीन है, इसको डेवलप करें आप। नहीं, वो विजन दिखाई नहीं देता। सो देयर इज नो अटेम्प्ट टू कट डाउन ऑन एक्सपेंडिचर्स। ओके, अपने ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर, अपने Luxury याशियों के के ऊपर, ऊपर, अपने क्लब्स के ऊपर, lifestyle के ऊपर। अपने घरों के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल्स के ऊपर। अगर आप ये कर देंगे तो आवाम खुशी से टैक्स देगी, आपके ऊपर तनकीद भी नहीं होगी, और कुछ कुर्बानी तो आप भी देना। सारी के सारा वक्त आप आवाम की पेट काटते रहते हैं। और फिर ये फाइनली ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो कि 800-900 अरब रुपया आपसे इस दफ़ा भी बजट में आया है, इसका जिक्र मैंने कल भी किया है, इनको बंद करें, इनको कॉर्डियो में बहा के बेच दें, बिकॉज ये नुकसान दे रही हैं आप। ये क्या इसके और ऊपर जो डैम्स के लिए या क्लाइमेट के लिए फिक्स किया गया वो आप इनफ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। ये देखिए, हमें कहा जाता है कि वी आर अ वाटर स्टार्व्ड कंट्री, और हमने क्या किया अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आई फील कि ना डैम्स बनते हैं इस मुल्क में, ना कुछ होता है। तो इसके सब भी चीज़ें हैं। एक्सपेंडिचर के ऊपर जाएं, आवाम के हमदर्दी लें, अपने खर्चे कम करें अपनी। अब एक चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं जाते हैं, तो पता लगता है 60 गाड़ियाँ आ रही हैं, साथ जा रही हैं। प्रोटोकॉल लग रहा है। आप मुझे बताएं, या 2 international गाड़ियाँ, tours? एक एम्बुलेंस और 2 गाड़ियाँ और की जरूरत नहीं नहीं है। है। आपको कौन टारगेट कर अच्छा, रहा है? ये IMF की रिफॉर्म्स इन जगहों पर नहीं आती, मिनिस्ट्रीज में नहीं आती, ललित लल्लो पे नहीं आती? नहीं, IMF ये नहीं कहता ना, वो बारीकियों में नहीं जाता। वो कहता है ये आपका हक है, आप कैसे करें। हम आपको टारगेट दे देते हैं कि इतने खर्चे से ज़्यादा, इतने खसारे से ज़्यादा नहीं करना आपने। आप खर्चे कम करें या टैक्स ज़्यादा लें, ये आपका खाता है, आप फैसला करें। अगर वो माइक्रो मैनेज करना शुरू हो गया ना, तो फिर हम और भी रोएंगे।